इस चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रक्रिया की गहराइयों में उतर रहे हैं। मतलब ये कि एक प्लांट शटडाउन के दौरान बड़े वेसल्स का रखरखाव कैसे किया जाता है। नमस्ते। हाँ, और देखिए हमारे विश्लेषण का आधार है जुबैर अहमद जी का तैयार किया हुआ एक दस्तावेज। इसका शीर्षक है वेसल मेंटेनेंस प्रोसीजर एंड शटडाउन .pdf। जुबैर अहमद जी तेल और गैस क्षेत्र में 15 वर्षों के अनुभव वाले एक प्लानिंग इंजीनियर हैं। तो हम एक विशेषज्ञ के नजरिए से ही जानकारी ले रहे हैं ना। बिल्कुल। तो आज का हमारा उद्देश्य है, मतलब इस दस्तावेज के जरिए उन मुख्य चरणों को समझना, सावधानियों को और तकनीकों को समझना जो एक बड़े औद्योगिक प्लांट के निर्धारित शटडाउन के दौरान वेसल यानी वो विशाल टैंक या कंटेनर होते हैं ना, उनके रखरखाव में शामिल होती हैं। हाँ। और ये जानकारी खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो सीधे तौर पर इस काम से जुड़े होते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन। हाँ, और ये दस्तावेज इस पूरी प्रक्रिया को बहुत साफ तरीके से मतलब 3 मुख्य हिस्सों में बांटता है। पहला है शटडाउन शुरू होने से पहले की जाने वाली तैयारियां, फिर शटडाउन के दौरान होने वाला असल काम, और आखिर में शटडाउन खत्म होने के बाद वेसल को वापस चालू करने के लिए जो गतिविधियां होती हैं वो। हम इन्हीं 3 चरणों पर बात करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस प्रक्रिया की परतें खोलते हैं। ये समझना वाकई दिलचस्प होगा कि भाई जो सतह पर एक रूटीन रखरखाव जैसा दिखता है, वो काम असल में कितना पेचीदा, कितना विस्तृत और कितना समन्वित होता है। शुरुआत करते हैं शटडाउन से पहले की गतिविधियों से। जैसा कहते हैं ना, किसी भी सफल काम की नींव अच्छी तैयारी में ही होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दस्तावेज के हिसाब से शटडाउन शुरू होने से पहले कई बहुत ज़रूरी तैयारियां पूरी कर लेनी होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर वेसल तक पहुंचना या उस पर काम करना मुश्किल है, तो एक सुरक्षित वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मचान मतलब स्कैफोल्डिंग लगाना पड़ता है। और अगर वेसल पर कोई थर्मल इंसुलेशन वगैरह लगा है तो उसे भी काम शुरू करने से पहले हटाना पड़ सकता है ना। इसके बाद एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ज़रूरी कदम आता है। जिस वेसल पर काम होना है उसकी एकदम सही पहचान करना और उसे ठीक से टैग करना। दस्तावेज में एक उदाहरण भी दिया है, जैसे ABC प्लांट V-0000 EQPT नंबर। ये टैगिंग इतनी ज़रूरी क्यों है भला? देखिए, ये टैगिंग प्रक्रिया की सुरक्षा और उसकी सटीकता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप सोचिए, बड़े प्लांट्स में एक जैसे दिखने वाले कई सारे उपकरण हो सकते हैं। अगर गलत उपकरण पर काम शुरू कर दिया तो न सिर्फ टाइम और पैसा बर्बाद होगा, बल्कि बहुत गंभीर सुरक्षा के खतरे भी पैदा हो सकते हैं। टैगिंग से ये पक्का हो जाता है कि हर किसी को पता है कि किस खास वेसल पर ध्यान देना है। हाँ, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। और किन चीज़ों की तैयारी पहले से करनी होती है? इसके अलावा काम के दौरान जो भी जरूरी सामान लगेगा उसे पहले से ही जुटा लेना होता है। इसमें शामिल है ब्लाइंड्स। ब्लाइंड्स? हाँ, ब्लाइंड्स वो मोटी धातु की प्लेटें होती हैं जिन्हें पाइपलाइन या वेसल के नोजल पे लगाकर उससे अस्थायी तौर पर सिस्टम से एकदम अलग कर दिया जाता है। फिर सही आकार और टाइप के गैस्केट। गैस्केट वो सीलिंग मटेरियल है जो 2 सतहों के बीच लीक होने से रोकता है। और हाँ, वेसल के अंदर हवा का बहाव बनाए रखने के लिए एग्जॉस्ट फैन या ब्लोअर का इंतजाम। अच्छा, मान लीजिए इन शुरुआती तैयारियों में अगर कोई चूक हो जाए तो उसका असर आगे की पूरी प्रक्रिया पर कैसे पड़ सकता है? क्या अक्सर ऐसी चूकें हो जाती हैं या प्रक्रिया इतनी सेट है कि सब आराम से हो जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इन तैयारियों में चूक होने के काफी गंभीर नतीजे हो सकते हैं। मान लीजिए सही ब्लाइंड्स या गैस्केट टाइम पे नहीं मिले तो वेसल को सुरक्षित रूप से आइसोलेट करने में देर होगी। इससे पूरा शटडाउन का शेड्यूल बिगड़ सकता है। अगर स्कैफोल्डिंग ठीक से नहीं लगी तो ये तो सीधे सीधे कर्मचारियों की सुरक्षा का सवाल बन जाता है। ओह, हॉल बनाना मुश्किल हो जाएगा, शायद दम घुटने लगे। तो हाँ, प्रक्रियाएं तो बनी हुई हैं, लेकिन तालमेल और प्लानिंग में जरा सी भी चूक पूरी टाइमलाइन और बजट को बिगाड़ सकती है। इसलिए ये जो शटडाउन से पहले का चरण है ना, ये बहुत ही अहम है। ये आगे के सारे काम की नींव रखता है। समझ गया। तैयारी का महत्व तो साफ है। तो चलिए अब प्रक्रिया के मुख्य हिस्से में चलते हैं, जब प्लांट बंद हो चुका है और वेसल पर असली रखरखाव का काम शुरू होता है। लगता है यहीं पर सबसे ज्यादा गतिविधियां होती हैं। यहाँ बात और गहरी हो जाती है। हाँ, ये चरण सबसे ज्यादा विस्तृत और गहन होता है। सबसे पहला काम होता है उन ब्लाइंड्स को लगाना जिनका इंतजाम हमने पहले किया था।
इन्हें वेसल के सभी इनलेट और आउटलेट नोजल पर लगाया जाता है ताकि वेसल पूरी तरह से प्लांट की बाकी प्रक्रियाओं से कट जाए। ये एक बहुत जरूरी सुरक्षा उपाय है, इसे आइसोलेशन कहते हैं, ताकि काम के दौरान कोई भी खतरनाक चीज गलती से वेसल में ना आ जाए। आइसोलेशन पक्का होने के बाद इसके बाद वेसल में अंदर जाने के लिए मैनवे कवर खोले जाते हैं। ये वेसल की दीवार पर बने बड़े ढक्कन वाले रास्ते होते हैं। फिर एक और छोटा लेकिन काम का कदम उठाया जाता है। मैनवे कवर और दूसरे जो बोल्ट वाले कनेक्शंस हैं, उन पर डी रस्टिंग सॉल्वेंट लगाया जाता है। डी रस्टिंग सॉल्वेंट मतलब जंग हटाने वाला घोल, इसका क्या फायदा है? हाँ, देखिए अक्सर क्या होता है कि इंडस्ट्रियल माहौल में बोल्ट पर जंग लग जाता है या वो एकदम कस के फंस जाते हैं। डी रस्टिंग सॉल्वेंट लगाने से उन्हें खोलना आसान हो जाता है। इससे टाइम बचता है और बोल्ट या फ्लेंज को नुकसान पहुंचने का खतरा भी कम हो जाता है। ये रखरखाव को आसान बनाने में मदद करता है। बस ये तो होशियारी का काम है। अच्छा, इसके बाद दस्तावेज में एक बहुत ही दिलचस्प क्रम बताया गया है कि वेसल की सफाई करने से पहले अंदर का दृश्य निरीक्षण यानी इंटरनल विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। मुझे लगा था पहले सफाई होगी फिर जांच, ऐसा क्यों? ये बिंदु प्रक्रिया की बारीकी को दिखाता है। सफाई से पहले निरीक्षण करने का एक ठोस कारण है। आप सोचिए, अगर वेसल के अंदर किसी खास तरह की परत जमी है या कहीं कोई खास तरह का अक्षरण मतलब कोरोजन हो रहा है, तो सफाई करने से वो सारे सबूत मिट सकते हैं ना। हाँ, ये तो है। सफाई से पहले का निरीक्षण इंजीनियरों को वेसल की असली ऑपरेटिंग कंडीशन का अंदाजा लगाने का मौका देता है। ये जानने में मदद मिलती है कि प्रॉब्लम क्या थी और कहाँ थी, जिसे शायद सफाई छुपा देती। ये एक तरह से क्या कहते हैं, समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश है, न कि सिर्फ सतह चमकाने की। ये बाद में होने वाली महंगी गलतियों या गलत डायग्नोसिस से बचाता है। अच्छा, ये तो काफी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है। वाओ, एक छोटा कदम जो गलतियों से बचाता है। ठीक है, तो इस शुरुआती निरीक्षण के बाद क्या होता है? क्षण और जरूरत के आकलन के बाद अगर जरूरत महसूस होती है तो वेसल के अंदर सुरक्षित रूप से काम करने के लिए अंदरूनी मचान लगाया जा सकता है। इसके बाद वेसल की पूरी अंदरूनी सफाई की जाती है, जिसके लिए आमतौर पर हाइड्रोजेटिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजेटिंग, ये कैसे काम करती है? हाइड्रोजेटिंग में क्या होता है कि पानी को बहुत ही ज्यादा दबाव पर, अक्सर हजारों पीएसआई तक, एक खास नोजल के जरिए छोड़ा जाता है। ओके। पानी की ये तेज धार सतह पर जमी हुई सख्त से सख्त गंदगी, कोई अवशेष हो या परत हो, उसे काटकर हटा देती है। ये बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए सफाई का एक बहुत ही असरदार और पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर तरीका माना जाता है, खासकर बड़े इंडस्ट्रियल वेसल्स के लिए। सफाई पूरी होने के बाद क्या निरीक्षण टीम तुरंत अपना काम शुरू कर देती है? नहीं, उससे पहले एक और जांच होती है, सफाई की स्वीकृति यानी क्लीनिंग एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है कि एक ऑथराइज्ड व्यक्ति ये पक्का करता है कि सफाई जो तय मानक है उनके हिसाब से ठीक से हो गई है और वेसल अब निरीक्षण के लिए तैयार है। ये क्वालिटी कंट्रोल का एक जरूरी हिस्सा है। स्वीकृति मिलने के बाद ही असली निरीक्षण शुरू होता है। दस्तावेज में कई तकनीकों का जिक्र है, वीटी, यूटी, पीटी और वीडियोग्राफी। क्या आप संक्षेप में बता सकती हैं कि ये क्या हैं और क्यों इस्तेमाल होती हैं? जरूर, ये सभी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यानी एनडीटी तकनीकें हैं, मतलब बिना उपकरण को नुकसान पहुंचाए जांच करने की तकनीकें, जो वेसल की हालत का पूरा जायजा लेने में मदद करती हैं। पहला है वीटी, विजुअल टेस्टिंग। ये सबसे बुनियादी है, जिसमें ट्रेन्ड निरीक्षक अपनी आंखों से वेसल की अंदरूनी सतहों की जांच करते हैं। वो दरारें, जंग, गड्ढे, वेल्डिंग में कोई कमी या किसी भी तरह की अजीब शक्ल बिगड़ने को ढूंढते हैं। फिर है यूटी, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स का इस्तेमाल होता है। इन तरंगों को धातु में भेजा जाता है और उनके लौटने के टाइम या पैटर्न से धातु की मोटाई नापी जाती है। ये तकनीक धातु के पतले होने या अंदरूनी दरारों या कमनों का पता लगाने के लिए बहुत उपयोगी है, जो बाहर से दिखती नहीं है। अच्छा। तीसरा है पीटी, पेनिट्रेंट टेस्टिंग। ये तकनीक सतह पर मौजूद बहुत महीन दरारों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें सतह पर एक रंगीन या फ्लोरोसेंट लिक्विड लगाया जाता है, जो दरारों में घुस जाता है। फिर सतह को साफ करके
एक डेवलपर लगाते हैं जो दरारों में फंसे लिक्विड को बाहर खींच लेता है, जिससे दरारें साफ-साफ दिखने लगती हैं। और वीडियोग्राफी? वीडियोग्राफी में छोटे लचीले कैमरे जैसे बोरोस्कोप या वीडियोस्कोप का इस्तेमाल करके वेसल के उन अंदरूनी हिस्सों की जांच और रिकॉर्डिंग की जाती है जहां सीधे पहुंचना या देखना मुश्किल होता है। बाप रे, इतनी सारी अलग-अलग जांचें, ये तो वाकई बहुत गहन प्रक्रिया है। ऐसा लगता है जैसे वेसल की सेहत का पूरा एमआरआई किया जा रहा हो। हाँ, कुछ वैसा ही कह सकते हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे एक ही उपकरण की जांच के लिए कई अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल होता है। हर तकनीक की अपनी सीमाएं हैं और अपने फायदे हैं। वीटी सतह की आम हालत बताती है, यूटी मोटाई और अंदरूनी कमियां पकड़ती है, पीटी सतह की महीन दरारें दिखाती है और वीडियोग्राफी मुश्किल जगहों तक पहुंच बनाती है। इन सब का मिलाकर जो नतीजा आता है वो वेसल की इंटेग्रिटी, मतलब उसकी मजबूती और सही हालत का एक भरोसेमंद चित्र पेश करता है। और अगर इन निरीक्षणों में कोई कमी या खामी पाई जाती है तब क्या होता है? दस्तावेज में वेल्ड जोड़ों की बफिंग का जिक्र है। बफिंग का मतलब है सतह को घिसकर चिकना और साफ करना। ये या तो किसी छोटी सतह की खामी को दूर करने के लिए किया जा सकता है, या फिर किसी मरम्मत की तैयारी के लिए, या फिर हो सकता है उस जगह का और ज्यादा गहराई से निरीक्षण करने के लिए सतह को तैयार करना हो। और अगर बड़ी मरम्मत की जरूरत हो, जैसे कोई दरार भरना या धातु का कोई पैच लगाना? हाँ, अगर इंस्पेक्शन रिपोर्ट में किसी मरम्मत की सिफारिश की जाती है, तो जो तय प्रक्रिया है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, उनके हिसाब से वो मरम्मत की जाती है। ये वेल्डिंग से हो सकता है, ग्राइंडिंग से, या कोई और खास तकनीक से भी हो सकता है। मरम्मत पूरी होने के बाद क्या प्रक्रिया खत्म हो जाती है? नई मरम्मत के बाद अक्सर फिर से निरीक्षण किया जाता है, खासकर उसी जगह का जहाँ मरम्मत हुई है। ये पक्का करने के लिए कि मरम्मत सही ढंग से हुई है और खामी दूर हो गई है। जब सारे निरीक्षण और जरूरी मरम्मत के काम पूरे हो जाते हैं, तब वेसल को बंद करने की इजाजत ली जाती है। इसे तकनीकी भाषा में बॉक्सअप के लिए स्वीकृति लेना कहते हैं। वॉक्सअप स्वीकृति मिलने के बाद क्या कदम उठाए जाते हैं? स्वीकृति मिलने के बाद अगर वेसल के अंदर मचान लगाया गया था तो उसे सावधानी से हटा दिया जाता है। फिर एक आखिरी बार वेसल की सफाई की जाती है ताकि अंदर कोई औजार, मलबा या गंदगी न रह जाए। इसके बाद पूरे अंदरूनी काम की फाइनल एक्सेप्टेंस यानी अंतिम स्वीकृति ली जाती है। ये इस बात की पुष्टि करती है कि वेसल अंदर से अब बंद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यहाँ एक जरूरी पैटर्न उभर कर आता है। ये पूरी प्रक्रिया एक तरह से साइकिल में चलती है। निरीक्षण होता है, उसकी आधार पर एक्शन का सुझाव दिया जाता है, जैसे बफिंग या मरम्मत। वो एक्शन किया जाता है और फिर अक्सर उस एक्शन को कंफर्म करने के लिए दोबारा निरीक्षण या स्वीकृति ली जाती है। हर कदम पर डॉक्यूमेंटेशन और अलग-अलग लेवल पर मंजूरी लेना इस प्रक्रिया का अटूट हिस्सा है। ये न सिर्फ क्वालिटी पक्की करता है, बल्कि जवाबदेही भी तय करता है। ये तो बहुत ही व्यवस्थित और नियंत्रित प्रक्रिया है। हर कदम पर जांच और संतुलन। तो अब वेसल अंदर से पूरी तरह तैयार है, साफ, निरीक्षित, अगर जरूरत थी तो मरम्मत भी हो गई और अंतिम आंतरिक स्वीकृति भी मिल गई है। अब क्या? अब शटडाउन के बाद की गतिविधियां शुरू होंगी। बिल्कुल सही। एक बार जब वेसल अंदर से तैयार हो जाता है, तो शटडाउन के बाद की गतिविधियां शुरू होती हैं, जिन्हें दस्तावेज में पोस्ट टर्न अराउंड एक्टिविटीज कहा गया है। इनका मकसद वेसल को वापस सुरक्षित तरीके से ऑपरेशन में लाना है। इसमें क्या क्या शामिल है? सबसे पहला कदम है मैनवे को बॉक्सअप करना, यानी जो रास्ते अंदर जाने के लिए खोले गए थे उन्हें नए गैस्केट लगाकर ठीक से बंद करना और बोल्ट कसना। यहीं पर सही गैस्केट चुनना और उसे सही तरीके से लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर शायद वो ब्लाइंड्स हटाए जाते होंगे जो शुरुआत में आइसोलेशन के लिए लगाए थे। हाँ, अगला कदम ब्लाइंड्स को हटाना और वेसल के पाइपिंग कनेक्शन को फिर से जोड़ना। इसमें भी नए सही स्पेसिफिकेशन वाले गैस्केट का इस्तेमाल किया जाता है। कनेक्शन को जोड़ते समय बोल्ट को सही टॉक तक कसना बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। टॉकिंग? इसका क्या मतलब है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? टॉकिंग का मतलब है बोल्ट या नट को एक तय मात्रा में घुमाव बल लगाकर कसना। हर बोल्ट कनेक्शन के लिए मैन्युफैक्चरर या इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड द्वारा एक रेकमेंडेड टॉर्क वैल्यू होती है। बोल्ट को उस वैल्यू तक कसने से ये पक्का होता है कि कनेक्शन काफी टाइट है ताकि वो प्रेशर या तापमान झेल सके और उसमें से कोई लीक ना हो, लेकिन इतना भी ज्यादा टाइट नहीं कि बोल्ट या फ्लैंज को ही नुकसान पहुंच जाए।
कम या ज्यादा टॉकिंग दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं, खासकर हाई प्रेशर वाले सिस्टम में। इसलिए ये कदम लीक रोकने और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ये तो बहुत सटीक काम लगता है। इसके बाद और क्या होता है? इसके बाद अगर शुरुआत में वेसल से इंसुलेशन हटाया गया था तो उसे वापस लगाया जाता है। इंसुलेशन न सिर्फ एनर्जी बचाता है, मतलब वेसल के अंदर के तापमान को बनाए रखकर, बल्कि ये बाहरी सतह के तापमान को कंट्रोल करके कर्मचारियों की सुरक्षा में भी भूमिका निभाता है। और सबसे अंत में अगर बाहर की तरफ कोई मचान लगाया गया था तो उसे हटा दिया जाता है, वर्क एरिया को साफ सुथरा कर दिया जाता है और इसके साथ ही वेसल रखरखाव की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और वेसल वापस सर्विस में आने के लिए तैयार माना जाता है, बेशक कुछ और सिस्टम जांचों के बाद। तो हमने इस पूरी प्रक्रिया को 3 साफ चरणों में समझा। पहला, शटडाउन से पहले की तैयारी, जिसमें सही टैगिंग, मचान और जरूरी सामान जैसे ब्लाइंड्स, गैस्केट, पंखे का इंतजाम शामिल है। दूसरा, शटडाउन के दौरान का विस्तृत काम, जिसमें सुरक्षित आइसोलेशन, सफाई से पहले और बाद का निरीक्षण, जिसमें वीटी, यूटी, पीटी, वीडियोग्राफी जैसी कई तकनीकों का इस्तेमाल हुआ। हाइड्रोजेटिंग से सफाई, जरूरत पड़ने पर मरम्मत और कई स्तरों पर स्वीकृतियां शामिल हैं। और तीसरा, शटडाउन के बाद की गतिविधियां, जिसमें सावधानी से वेसल को बंद करना, सही टॉर्किंग के साथ कनेक्शन जोड़ना, इंसुलेशन लगाना और मचान हटाना शामिल है। हाँ, और इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बात उभर कर आती है वो ये है कि ये एक अत्यंत संरचित, बहुचरणीय और दस्तावेज आधारित प्रक्रिया है। इसमें हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता है, सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है और हर महत्वपूर्ण चरण पर निरीक्षण और स्वीकृति जरूरी होती है। ये दिखाता है कि औद्योगिक रखरखाव, खासकर महत्वपूर्ण उपकरणों का, कितना गंभीर और व्यवस्थित होता है। यह स्पष्ट है कि यह महज एक रूटीन काम नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग, योजना, सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण का एक जटिल मिश्रण है। हर कदम पर सटीकता और ध्यान देने की जरूरत होती है। निश्चित रूप से ये विस्तृत प्रक्रिया दर्शाती है कि तेल और गैस जैसे हाई रिस्क वाले उद्योगों में सुरक्षा, उपकरणों की इंटेग्रिटी और संपूर्णता पर कितना ज्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ जरा सी भी लापरवाही के बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इसलिए प्रक्रिया का हर तत्व, योजना से लेकर निरीक्षण, मरम्मत और अंतिम टॉर्किंग तक, यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि उपकरण आने वाले समय में सुरक्षित और प्रभावी ढंग से काम करता रहे। और जाते जाते कुछ श्रोताओं के लिए, हमने इस पूरी प्रक्रिया के चरणों पर तो बात की, लेकिन इस दस्तावेज में सीधे तौर पर भले ही जिक्र ना हो, पर यह साफ है कि इसमें कई अलग अलग विशेषज्ञता वाली टीमें शामिल होंगी। मैकेनिकल रखरखाव टीम, निरीक्षण टीम, शायद ऑपरेशन या प्रोसेस टीम, सुरक्षा टीम। जरा सोचिए, इन सभी टीमों के बीच कितना सटीक समन्वय और कितना साफ संचार जरूरी होगा। कम्युनिकेशन में एक छोटा सा गैप या गलतफहमी इस तरह की महत्वपूर्ण और समय संवेदनशील प्रक्रिया के प्रवाह और सुरक्षा को कैसे बाधित कर सकती है। ये सोचने वाली बात है कि पर्दे के पीछे का टीम वर्क कितना महत्वपूर्ण होता है।